हेलो बच्चों, अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 39 फ्रॉम द चैप्टर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी या फिर इसी को ये सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। ये क्लास 11th का चैप्टर नंबर 12 है। इसमें हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 39 को, जिसमें हमसे पूछा गया है द बेस्ट एंड द लेटेस्ट टेक्निक फॉर आइसोलेशन, प्योरिफिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। कुछ टेक्निक्स के नाम हमें यहाँ पे गिवन है, जैसे कि क्रिस्टलाइजेशन, सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन और क्रोमेटोग्राफी। और आपको ये बताना है कि इन चारों में से जो सबसे बेस्ट टेक्निक है सेपरेशन के लिए वो कौन सी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं, इनके बेसिक जो प्रिंसिपल्स हैं उनको हम डिटेल में तो नहीं, क्योंकि डिटेल में मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, तो हम एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं कि क्या इनके बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। अगर आप क्रिस्टलाइजेशन की बात करो तो क्रिस्टलाइजेशन के अंदर हम सॉल्युबिलिटी डिफरेंसेस देखते हैं। जो आपका कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड है और उसकी जो इम्प्योरिटी है, उन दोनों की सॉल्युबिलिटी में फर्क आ जाता है एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। यानी कि हाई टेम्परेचर के अंदर एक सॉल्वेंट में, कॉमन सॉल्वेंट के अंदर दोनों ही कंपाउंड प्लस इम्प्योरिटी सॉल्युबल होते हैं। कंपाउंड और इम्प्योरिटी दोनों ही सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। कब? एलिवेटेड टेम्परेचर पे, जब टेम्परेचर ज्यादा होता है। पर जैसे ही आप टेम्परेचर को कम करते हो, कूल करते हो, तो जो आपका कार्बन है वो तो उसके अंदर जो आपका कंपाउंड है वो तो उसके अंदर इनसॉल्युबल हो जाता है, जबकि जो इम्प्योरिटी है वो अभी भी सॉल्वेंट के साथ में ही रहती है। तो इस बेसिस पे आप क्या कर लेते हो, आपके जो कंपाउंड है वो क्रिस्टल्स के फॉर्म में खुद एमर्ज होने लग जाता है। और ये जो क्रिस्टल्स नए आपके बनते हैं वो काफी ज्यादा प्योर होते हैं, एकदम ट्रांसपेरेंट और शाइनी, और बहुत प्यारे से ये क्रिस्टल्स होते हैं। तो इस बेसिस पे आप प्योरीफाई कर लेते हो। तो आप देख सकते हो कि इस टेक्निक से हम क्या कर रहे हैं, प्योरिफिकेशन कर रहे हैं, यानी कि इम्प्योरिटी को रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम बात करें डिस्टिलेशन की, तो डिस्टिलेशन के पीछे का प्रिंसिपल होता है बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंसेस। इसमें आप उन दो कंपोनेंट्स को या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स को जो कि मिक्सचर में प्रेजेंट है उनको सेपरेट करते हो बेस्ड ऑन देयर बॉइलिंग पॉइंट। जिसका भी बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो सबसे पहले, जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, लो है, वो सबसे पहले क्या होगा, अपने वेपर्स बनाएगा। इन वेपर्स को हम क्या कर लेते हैं, कंडेंस कर लेते हैं। और कंडेंस करने के बाद वापस हम उनको लिक्विड फॉर्म में एक दूसरे कंटेनर में, दूसरे वेसल के अंदर हम इनको इकट्ठा कर लेते हैं। इसी तरह से वन बाय वन सभी सभी जो भी कंपोनेंट्स हैं उनको हम एक एक करके इकट्ठा करते जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिस्टिलेशन। और डिस्टिलेशन भी कई सारे तरह का होता है, जिनको मैं पहले की क्लासेस में आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। नेक्स्ट बात आती है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन जो टेक्निक है ना, ये बेसिकली उन कंपाउंड्स के लिए एप्लीकेबल है जो कि सब्लिमेबल नेचर के होते हैं। अब सब्लिमेबल नेचर का मतलब है कि कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स होते हैं जो कि नॉर्मली आप लोगों को पता है कि कंपाउंड सॉलिड से लिक्विड स्टेट में, टेम्परेचर बढ़ाते हो तो सॉलिड से लिक्विड में जाता है और लिक्विड से फिर वो गैस में जाता है जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं या फिर प्रेशर को कम करते हैं, एक ही बात है। लेकिन कुछ कंपाउंड्स आपके ऐसे होते हैं जो कि लिक्विड स्टेट में जाते ही नहीं है, वो इस पार्ट को स्किप कर देते हैं, वो डायरेक्टली सॉलिड से गैस स्टेट में चले जाते हैं जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल आप सभी ने अपने घरों में देख रखा होगा, कैम्फर। कैम्फर जिसको कि हम कपूर कहते हैं, जिसकी कि आप पूजा पूजा में भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो कभी आप उसको देखना कि जब कपूर को जलाया जाता है ना, तो वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट नहीं होता, वो डायरेक्टली सॉलिड से हवा यानी कि गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर आपके कंपाउंड के, आपके मिक्सचर के अंदर कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें से कि कोई एक ऐसा कंपाउंड है जो कि सब्लिमेबल नेचर का है, डायरेक्टली गैसियस स्टेट में जा सकता है, तो बिल्कुल इसी प्रोसेस को, टेम्परेचर को एलिवेट करके आप उसके गैस के वेपर्स के पार्टिकल को अलग से आइसोलेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये मेथड हो गया हमारा सब्लिमेशन। तो यहाँ पे भी हम एक तरीके से क्या कर रहे हैं, सेपरेशन कर रहे हैं। पर अगर हम बात करें क्रोमैटोग्राफी की, तो देखो क्रोमैटोग्राफी है ना, एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें ना सिर्फ आप सेपरेशन करते हो कलर्स, ये क्रोमा का मतलब होता है कलर और ग्राफ का मतलब होता है रिप्रेजेंटेशन। यानी कि जब आप इस क्रोमैटोग्राफी टेक्निक को यूज करते हो तो जो आपके अलग अलग कॉम्पोनेंट्स हैं मिक्सचर के, वो आपको अलग अलग नजर आते हैं प्रॉपरली एक ग्राफ की फॉर्म में, यानी कि पेपर पे, जिसको भी आप यूज कर रहे हो, पेपर को जो यूज कर रहे हो या कॉलम को यूज कर रहे हो या जिस भी फॉर्म में यूज कर रहे हो, तो वहां पे आपको कलर का एक सेपरेशन बैंड्स के फॉर्म में नजर आता है, अलग अलग कलर बैंड्स नजर आते हैं। तो आप उनको विजुअलाइज कर सकते हो, आप उनको आइडेंटिफाई कर सकते हो, यानी कि आप इस टेक्निक के थ्रू आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो, आप इस टेक्निक के थ्रू सेपरेशन कर सकते हो, और ना सिर्फ सेपरेशन बल्कि प्योरिफिकेशन भी आप कर सकते हो।
ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे पॉसिबल हो पाती है। आपने आइसोलेशन करा, सेपरेशन करा, प्योरिफिकेशन करा और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपने आइडेंटिफिकेशन भी कर लिया कि जो यहाँ पे सेपरेशन हो रहा है कंपाउंड्स का वो एग्जैक्टली कौन है। और यहाँ पे कोई ऐसी लिमिटेशन नहीं है कि आपके कंपाउंड, आपके मिक्सचर के अंदर 1 या 2 ही कंपाउंड होने चाहिए। अगर वहां पे 7 से 8 कंपाउंड्स भी हैं तो भी आप उनको सेपरेट कर सकते हो। बट इसकी एक छोटी सी लिमिटेशन होती है कि अगर आप इसको बल्क के लिए यूज करना चाहते हो तो बल्क क्वांटिटी में क्रोमेटोग्राफी इतना यूजफुल नहीं होता, क्योंकि टेक्निक काफी स्लो होती है, तो बल्क में थोड़ा करने में दिक्कत आती है। बट अदरवाइज अगर बहुत स्मॉल अमाउंट में, माइक्रो अमाउंट में या थोड़ा सा अगर ज्यादा अमाउंट में करना चाहते हो तो क्रोमेटोग्राफी एक सक्सेसफुल टेक्निक है। ठीक है, और बहुत कॉमनली इसको यूज भी लिया जाता है नॉर्मली लैब पर्पस में, रिसर्च पर्पस में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसके पीछे का प्रिंसिपल क्या है, तो प्रिंसिपल इसके पीछे का है पार्टीशन एडसॉर्प्शन। पार्टीशन एडसॉर्प्शन या फिर सिलेक्टिव एडसॉर्प्शन, आप कुछ भी कह सकते हो। तो इसके अंदर बेसिकली एक होती है आपकी मोबाइल फेज, एक होती है आपकी स्टेशनरी फेज। तो आपका जो कंपाउंड है वो मोबाइल फेज के साथ में ज्यादा अच्छा कंपैटिबल है कि उसकी कंपैटिबिलिटी दूसरा स्टेशनरी फेज के साथ ज्यादा है। अगर स्टेशनरी फेज के साथ ज्यादा है तो वो ज्यादा टाइम तक स्टेशनरी फेज के साथ रहेगा, और जो कंपाउंड है वो बेसिकली स्टेशनरी फेज पे ज्यादा टाइम तक टिका रहेगा और उसका आइसोलेशन बाद में होगा, यानी उसका बैंड उतना ही आपको ऊपर मिलेगा। और अगर मोबाइल फेज के साथ में कंपैटिबिलिटी ज्यादा है तो वो जल्दी निकल के बाहर आ जाएगा और इस तरह से आप आइसोलेशन कर लोगे। ठीक है, तो ये टेक्निक यानी कि क्रोमेटोग्राफी टेक्निक आपकी सबसे लेटेस्ट टेक्निक है और सबसे इन चारों के अंदर सबसे बेस्ट सुटेबल टेक्निक है, जिससे कि आप प्योरिफिकेशन, सेपरेशन और आइडेंटिफिकेशन सब कुछ कर पाते हैं। सो द आंसर वुड बी आंसर डी, दैट इज क्रोमेटोग्राफी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 39। बट स्टिल अगर आपको इन टेक्निक्स को समझने में कहीं पे कोई दिक्कत हुई है तो पहले के कुछ क्वेश्चंस में, पहले के कुछ वीडियोस आप एक बार कंसल्ट कर सकते हैं। वहां पे हमने डिटेल में इन सभी टेक्निक्स को अलग अलग पढ़ा है, सो दैट विल बी मोर यूजफुल। तो यस, तो अब बस यहीं पे इस वीडियो को हम एंड करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 40 के साथ में। सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।